आज हम लोग डिफेमेशन को पढ़ेंगे और इस टॉपिक को हम लोग 10 पॉइंट्स में क्लासिफाई कर लेंगे। और इसमें से 7 मेन पॉइंट होंगे, जबकि 3 जो है वो मिसलेनियस पॉइंट होंगे। और इन 3 मिसलेनियस पॉइंट से कभी कभी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले पहला टॉपिक जो हम लोगों का होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ डिफेमेशन। दूसरा पॉइंट जो होगा वो हम लोगों का स्टेटस ऑफ डिफेमेशन इन इंडिया। तीसरा पॉइंट जो होगा वो डिफिनीशन। चौथा पॉइंट जो होगा वो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिफेमेशन। पांचवा पॉइंट जो हम लोगों का होगा वो मोड ऑफ डिफेमेशन, जिसे हम लोग टाइप ऑफ डिफेमेशन कह रहे हैं। छठा पॉइंट जो होगा वो डिफेंसेस। सातवां पॉइंट जो है वो है रेमेडीज। और जो 3 मिसलिनियस पॉइंट हैं उनमें पहला जो है वो रोल ऑफ मेंस्ट्रुआ, दूसरा जो है वो डिफेमेशन ऑफ डेड पर्सन्स, और तीसरा जो है डिफेमेशन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। अब इन 10 पॉइंट को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो रोल ये क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ डिफेमेशन जो है, इसके लिए हम लोग 2 आर्टिकल्स का जिक्र करेंगे, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहा है। और राइट टू लाइफ क्या है, इसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिफाइन किया। और उसमें उन्होंने डिफाइन किया कि राइट टू लाइफ मीन्स अ प्रेस्टिजियस लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीवन का अधिकार है उसका मतलब है कि एक गरिमामय जीवन। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सांस आ रही है या सांस ले रहे हैं तो जीवन का अधिकार मिला हुआ है। हर व्यक्ति को उसकी परिस्थिति, उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग एक प्रेस्टिजियस लाइफ प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहीं से प्रेस्टिजियस लाइफ या रेपुटेशन का राइट हम कह सकते हैं कि स्थापित किया जा रहा है। अब आर्टिकल 19 की अगर हम लोग बात करें, स्पेशली इसके क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की, तो उसमें कहा जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ये अधिकार जो है सभी नागरिकों को मिला हुआ है। तो हम लोग अपने विचारों को बोल सकते हैं, उसे प्रकट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या ये एब्सोल्यूट है? नहीं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने की परमिशन देता है। और इनमें बहुत सारे ग्राउंड्स बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक ग्राउंड जो है डिफेमेशन का भी है। अर्थात डिफेमेशन, अगर हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे किसी का डिफेमेशन हो रहा है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। अब दूसरा पॉइंट जो आता है हम लोगों का वो स्टेटस ऑफ डिफेमेशन इन इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे ये है कि इंडिया में जो डिफेमेशन है वो सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग दोनों है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि अगर ये सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग दोनों हैं तो क्या दोनों प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली एक साथ चलाई जा सकती हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में दिया है, जिसमें से रिसेंट मामला जो हम लोग देखें बहुत ही हाईलाइटेड मामला था, अरुण जेटली वर्सेज अरविंद केजरीवाल जी का मामला। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि डिफेमेशन के मामले में सिविल सूट और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों साइमल्टेनियसली चलाई जा सकती हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया तो यहाँ एक क्वेश्चन फिर उठता है कि क्या ये आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल ज्योपार्डी है, दोहरे दंड से संरक्षण का सिद्धांत दे रहा है, उसका वायलेशन नहीं है? तो इस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि नहीं, ये आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का वायलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफेमेशन है जो सिविल रॉन्ग जो है, जो यानी टॉर्ट जो है, उसमें ये अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल होता है। और जबकि डिफेमेशन एज अ क्राइम जो हम लोग कह रहे हैं उसमें इट इज अगेंस्ट सोसाइटी, ये समाज के विरुद्ध है। तो कॉज ऑफ एक्शन जो है अलग अलग है, इसलिए अलग अलग प्रोसीडिंग भी चलाई जा सकती है। तो अब ये भी क्लियर हो गया कि सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन दोनों के लिए साइमल्टेनियसली कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं, और ये आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का वायलेशन भी नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ फिर आता है कि सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन में अंतर क्या है? तो अगर हम लोग एक एक करके देखें तो सिविल डिफेमेशन के लिए हम लोग सिविल सूट फाइल करेंगे, जबकि क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए हम लोग क्रिमिनल केस लॉन्च करेंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो सिविल डिफेमेशन जो है उस वो लेस सीरियस है, जबकि क्रिमिनल डिफेमेशन जो है वो मोर सीरियस है। तीसरा जो है सिविल डिफेमेशन जो है अगेंस्ट किस एनी इंडिविजुअल होता है, जबकि क्रिमिनल डिफेमेशन जो है अगेंस्ट द सोसाइटी होता है।
और चौथा पॉइंट जो इसमें मेंसरिया का है, तो सिविल डिफेमेशन में मेंसरिया इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जबकि क्रिमिनल डिफेमेशन में मेंसरिया इंपॉर्टेंट होती है। और पांचवा पॉइंट जो इनकी रेमेडीज हैं, तो सिविल डिफेमेशन में सिर्फ हमको रेमेडी के रूप में इंजंक्शन और डैमेजेस मिल सकते हैं, जबकि क्रिमिनल डिफेमेशन में अंडर सेक्शन 500 जनरली देखते हैं हम लोग, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, और ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, और फाइन और बोथ दोनों दिया जा सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेज हैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना है कि जो डिफेमेशन एज ए क्रिमिनल रॉन्ग है, वो एक बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कंपाउंडेबल ऑफेंस है। और इसका जो ट्रायल है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक ही ऑफेंस है, लेकिन किन के अगेंस्ट हो रहा है उसके आधार पे जो ट्रायल कोर्ट है वो चेंज हो जाएगी। अगर ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी और मिनिस्टर्स के अगेंस्ट हो रहा है, तो ये सेशन ट्रायबल होगा। और इसमें कंपाउंडिंग भी सेशन ट्रायल की प्रायर परमिशन से होगी। और जबकि इनके अलावा अन्य किसी के अगेंस्ट अगर डिफेमेशन का सूट आया हो या क्रिमिनल केस आई है, तो उसमें जो ट्रायल चलेगा वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा किया जाएगा। और इसमें जो कंपाउंडिंग होगी वो भी मैजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन के बगैर ही किया जा सकता है। तो ये हम लोग इंडिया में जो डिफेमेशन है उसका स्टेटस देख रहे हैं कि ये सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग दोनों है। तीसरा पॉइंट जो है हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ डिफेमेशन। तो इसकी डिफेमेशन बहुत, जैसा कि हम लोग यहाँ पे अब स्पेशली हम लोग देखेंगे कि सिविल रॉन्ग का टॉर्ट, ये डिफेमेशन जो है, तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं टॉर्ट जो है अनकोडिफाइड है, और टॉर्ट अनकोडिफाइड है तो कोई डिफिनेशन प्रॉपर इसकी है नहीं। जबकि क्रिमिनल रॉन्ग के रूप में डिफेमेशन जो है सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी में डिफाइन किया जा रहा है। डिफेमेशन एज अ सिविल रॉन्ग को परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये अनकोडिफाइड है। फिर भी इसे परिभाषित अगर किया जाए तो सबसे पहले हम लोग एक केस का जिक्र करेंगे जिसमें बहुत ही यूनिक परिभाषा दी गई, और अगर आपको कोई परिभाषा नहीं याद आती है तो आप इसको लिख सकते हैं और नियर अबाउट परफेक्ट होगी। केस का नाम था डिक्सन वर्सेस हॉल्डन, 1869 का एक केस है। और इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने डिफाइन किया कि डिफेमेशन इज अ हार्म टू रेपुटेशन। मानहानि जो है वो प्रतिष्ठा को क्षति है, यानी अगर प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई जाए तो उसी को हम लोग मानहानि कहेंगे। और इस केस में एक और चीज क्लियर की गई कि रेपुटेशन इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर प्रॉपर्टी। जो प्रतिष्ठा है वो किसी भी अन्य संपत्ति से महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रतिष्ठा के महत्व को भी क्लियर किया जा रहा है और मानहानि को डिफाइन भी किया जा रहा है। दूसरा, विनफिल्ड की डिफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, और इसे याद करना जरूरी होगा। तो विनफील्ड ने डिफेमेशन को डिफाइन किया कि डिफेमेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ ए स्टेटमेंट विच टेंड टू लोअर अ पर्सन in the estimation of right thinking members of the society generally, or which tends to make them shun or avoid that person। अर्थात किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसे कथन के प्रकाशन को मानहानि कहा जाता है जिससे वह व्यक्ति समाज के विवेकशील सदस्यों की दृष्टि में सामान्यतः गिर जाता है, या जिसके कारण लोग उससे कतराने लगते हैं या घृणा करने लगते हैं। अब चौथा पॉइंट जो है उसमें हम लोग देखेंगे इसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिफेमेशन। तो इसमें 5 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला जो है फॉल्स स्टेटमेंट, दूसरा जो है दैट स्टेटमेंट शैल बी पब्लिश्ड, तीसरा सच पब्लिकेशन शैल बी मेड बाय द डिफेंडेंट, चौथा द स्टेटमेंट मस्ट रिफर टू प्लेंटिफ, और पांचवा स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। अर्थात वह मिथ्या कथन होना चाहिए, उस कथन का प्रकाशन होना चाहिए, वो उस कथन का प्रकाशन डिफेंडेंट द्वारा होना चाहिए, और वो कथन जो है वादी को निर्दिष्ट होना चाहिए, और वह कथन मानहानि कारक होना चाहिए। अगर ये 5 बातें साबित कर देते हैं तो मानहानि का अपराध पूरा मान लिया जाएगा या कृत्य पूरा मान लिया जाएगा। अब इसमें एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। पहला,
फॉल्स स्टेटमेंट, मिथ्या कथन। इसका मतलब है कि अगर हमने सच बोला है और उससे किसी की मानहानि हुई है तो वो मानहानि नहीं मानी जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि सच जो है, ट्रुथ जो है, वो डिफेंस में काम करेगा। दूसरी बात कि जो स्टेटमेंट है वो कैसा होना चाहिए, तो किस रूप में होना चाहिए। तो वो स्टेटमेंट रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, वो स्टेटमेंट ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, वो स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, वो स्टेटमेंट जेस्चर के रूप में भी हो सकता है, अर्थात इशारों में भी हो सकता है, संकेतों में भी हो सकता है। तो अभी पहला पॉइंट क्लियर हो रहा है। दूसरा इसेंशियल एलिमेंट क्या है? पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट, यानी जो हमने स्टेटमेंट बोला है वो उस स्टेटमेंट का पब्लिकेशन होना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए। तो प्रकाशन क्या होता है? तो जिससे हमने बोला उसके अलावा, यानी जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उस व्यक्ति के अलावा किसी थर्ड पर्सन के नॉलेज में उस स्टेटमेंट का आना ही उसका पब्लिकेशन कहा जाता है। तो जब तक, जैसे मैंने मिस्टर ए के अगेंस्ट कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट बोला है और वो सिर्फ ए को ही पता है, तब तक अभी तक डिफेमेशन नहीं हुआ। और जैसे ही वो स्टेटमेंट ए के अलावा किसी थर्ड पर्सन के नॉलेज में आ जाता है, वैसे ही वो डिफेमेशन हो जाता है। तो ये क्लियर हुआ कि उसका पब्लिकेशन होना जरूरी है। अब एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि अगर मान लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं, मान लीजिए कि मैंने लेटर लिखा, लेटर पोस्ट कर दिया आपके नाम से और उसमें मैंने डिफेमेटरी स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, तो क्या ये डिफेमेशन माना जाएगा? तो दो कंडीशन है कि अगर वो सील पैक्ड है, खुल नहीं सकता, तो वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। और अगर हमने मतलब पोस्ट कार्ड पे लिख के दे दिया या ऐसा लेटर लिखा है जिसे इजीली पढ़ा जा सकता हो, पोस्टमैन पढ़ सकता हो या जिसके हाथ लगे वो पढ़ सकता है, तो वो डिफेमेशन मान लिया जाएगा, पब्लिकेशन मान लिया जाएगा। अब तीसरा इसेंशियल एलिमेंट जो है, वो स्टेटमेंट शैल बी पब्लिश्ड बाय द डिफेंडेंट। इसका मतलब क्या है कि डिफेंडेंट ने उसे पब्लिश किया हो, अर्थात जिसके ऊपर ये एलिगेशन है कि इन्होंने मानहानि की है, ठीक है, वो उन्होंने ही पब्लिश किया हो। तो ये पॉइंट थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है कि आ, कैसे ये चीज़ क्लियर हो कि नहीं, उन डिफेंडेंट ने ही पब्लिश किया हो। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग इस तरह क्लियर कर सकते हैं कि जैसे मैंने अगर स्टेटमेंट कोई बोला किसी पर्सन के ए के बारे में और उस स्टेटमेंट को ए खुद पब्लिश कर देते हैं, तो वो डिफेमेटरी नहीं माना जाएगा, वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल, और यहाँ पे एक कंडीशन और आती है बड़ी इंटरेस्टिंग की। अगर मान लीजिए हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कोई लेटर लिखा और उस लेटर में किसी थर्ड पर्सन के बारे में कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या वाइफ उस स्टेटमेंट को डिस्क्लोज कर सकती है? क्या इसे डिफेमेशन माना जाएगा? क्या ये वाइफ को थर्ड पर्सन यहाँ मान लिया जाए? तो ये जो कम्युनिकेशन है वो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 122 से गवर्न होती है। और 122 जो है वो क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। दैट्स वाई बिना एक दूसरे की परमिशन के ये लोग किसी भी कम्युनिकेशन जो ड्यूरिंग मैरिज इनके बीच में हुई हो उसको कहीं भी एविडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पे एक इंटरेस्टिंग केस है, पोन्नम वर्सेस एमसी वर्गीस का 1970 का। इसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ को लेटर लिखा और अपने फादर इन लॉ के बारे में डिफेमेटरी स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया और वाइफ ने जो है उस लेटर को अपने फादर को दे दिया। तो उस बिहाफ पे फादर जो है डिफेमेशन का सूट अपने सन इन लॉ के अगेंस्ट फाइल करता है और इस मामले में कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के दौरान कम्युनिकेशन हुआ है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होते हैं। दैट्स वाई वाइफ जो है उसका इस्तेमाल जो है बिना हस्बैंड के परमिशन के नहीं कर सकती है। लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन किसी थर्ड पर्सन के नॉलेज में आ जाता है तो वो उस स्टेटमेंट का यूज जो है कर सकता है। तो
तो ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो रहा है कि जो पब्लिकेशन है वो डिफेंडेंट ने खुद किया हो, प्लेंटिफ अगर करता है तो वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। जो फोर्थ पॉइंट है उसमें है कि स्टेटमेंट मस्ट रिफर टू प्लेंटिफ, अर्थात जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ यानी जो प्लेंटिफ सूट फाइल किए हैं उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट जो है उन्हीं के बारे में है, और अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाते हैं तो फिर डिफेमेशन का सूट मेंटेन नहीं हो सकता। और लास्ट वन जो है वो पॉइंट जो इसमें है कि स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी, तो उसमें ये प्रूव करना कि वो स्टेटमेंट डिफेमेटरी था प्लेंटिफ के ऊपर है, और प्लेंटिफ को ये साबित करना होगा कि वो डिफेमेटरी है, और वो ये ऐसे साबित कर सकते हैं कि अगर वो ये प्रूव कर देते हैं कि उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे जो समाज के विवेकशील व्यक्ति हैं जिन्हें हम लोग कह रहे थे कि राइट थिंकिंग पर्सन ऑफ द सोसाइटी, वो हमारे बारे में डिमीन कर रहे हैं या गलत सोच रहे हैं या हमसे अब कतराने लगे हैं, हमसे अब अवॉइड करने लगे हैं, हेट करने लगे हैं, तो डिफेमेशन माना जाएगा। तो ये 5 पॉइंट इसमें इसेंशियल्स थे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका मोड ऑफ डिफेमेशन क्या है। तो मोड ऑफ डिफेमेशन या टाइप ऑफ डिफेमेशन भी कह सकते हैं, तो 3 तरीके से हो रहा है, लिबेल, स्लैंडर और इनिक्टिव। ये 4 चीज है, अपलेख, अपवचन और वक्रोक्ति। इसका मतलब है कि पब्लिक जो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि अपलेख जो है, लिबेल की जो हम लोग बात कर रहे हैं, पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन परमानेंट फॉर्म, यानी जो मानहानिकारक कथन है उसका स्थायी रूप में प्रकाशन ही अपलेख है। जैसे रिटन फॉर्म में हमने किसी को के अगेंस्ट डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया है। दूसरा जो स्लैंडर है वो क्या है कि पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन ट्रांजिटरी फॉर्म और टेम्पोररी फॉर्म, यानी अस्थायी रूप से मानहानिकारक कथन का प्रकाशन जो है वो अपवचन कहा जाता है। जैसे ओरल स्टेटमेंट हम किसी के बारे में दे रहे हो। तो अब एक चीज क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिबेल एंड स्लैंडर, अपलेख और अपवचन में अंतर क्या है। तो एक चीज पहले ही क्लियर कर लीजिए कि इंडिया में लिबेल एंड स्लैंडर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एक जैसे ही ट्रीट किए जाएंगे। बट ब्रिटिश लॉ में जहाँ से हम लोग ये कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं वहाँ पे लिबेल और स्लैंडर में काफ़ी डिफरेंस है, और वो डिफरेंसेस क्या हैं। तो कई डिफरेंसेस, जैसे लिबेल जो है वो सब्जेक्टेड टू, मतलब ये जो है लिबेल जो है ये रेटिंग फॉर्म में होगा, और ये जो स्लैंडर है ये ओरल होगा। दूसरा जो लिबेल जो है एड्रेस टू आईज होगा, जबकि स्लैंडर जो है एड्रेस टू ईयर होगा। तीसरा पॉइंट जो है जो लिबेल है वो परमानेंट फॉर्म में है, जबकि स्लैंडर जो है वो ट्रांजिटरी फॉर्म में है। फोर्थ वन जो है लिबेल जो है वो एक्शनेबल पर से है, यानी ये स्वतः अन्योज्य है, यानी इसमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर ये साबित हो गया कि स्टेटमेंट परमानेंट फॉर्म में दिया गया है और डिफेमेटरी है तो कोई डिफेंस नहीं, आपको पनिशमेंट मिलेगा। जबकि जो स्लैंडर है वो एक्शनेबल पर से नहीं होता है, इसका मतलब आपको हार्म साबित करना पड़ेगा तभी आपके अगेंस्ट, मतलब उनके अगेंस्ट जिसने डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया कार्रवाई होगी। लेकिन 4 एक्सेप्शन है इसके, यानी 4 ऐसे कंडीशन है जिसमें स्लैंडर भी एक्शनेबल पर से हो जाएगा। पहला, अगर हमने किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ऑफेंस का एलिगेशन लगाया हो। दूसरा, अगर हमने किसी व्यक्ति पे वनरेबल डिजीजेस का, संक्रामक बीमारी का आरोप लगा दिया हो। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति कोई ट्रेड ऑक्यूपेशन या बिजनेस कर रहा हो या किसी पोस्ट को होल्ड कर रहा हो और हम उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि आप इनकैपेबल हैं या आप डिसऑनेस्ट हैं, तो ये भी मान लिया जाएगा। और लास्ट वन, अगर कोई वुमेन है और उस पर हम लोग अनचेस्टिटी या एडल्ट्री का आरोप लगाते हैं, यानी असतित्व का और व्यभिचार का आरोप, जार कर्म का आरोप लगाते हैं, तो ये अपवचन भी एक्शनेबल पर से हो जाएगा, यानी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक डिफरेंस जो है, जो लिबेल है वो क्रिमिनल और सिविल
रॉन्ग दोनों होता है, और जबकि जो स्लैंडर है वो सिविल रॉन्ग, सिर्फ सिविल रॉन्ग ही होगा, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं हो सकता। ये हम लोग ब्रिटिश लॉ के डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, इंडियन लॉ में ऐसा कोई। एक चीज और जो है इसका जो मोड एक और है वो इन्यूडो, तो वक्रोक्ति जिसे हम कह रहे हैं वो क्या है? तो इसको कहा जाए अगर सिंपल वर्ड्स में तो इट इज ए स्टेटमेंट विच इज नॉट डिफेमेटरी इन इट्स ऑर्डिनरी सेंस बट इट इज अल्टीमेटली डिफेमेटरी। अर्थात कोई ऐसा कथन जो प्रथम दृष्टया तो मानहानिकारक नहीं लगता है, लेकिन अल्टीमेटली वो मानहानिकारक होता है। जैसे अगर कोई स्टेटमेंट बोले कि ए जो है बी का सन है, तो ये कहीं से भी डिफेमेटरी नहीं लग रहा है। लेकिन अगर ये बात प्रूव करती जाए कि बी जो है अनमैरिड है, तो अब ये डिफेमेटरी हो सकता है, क्योंकि अनमैरिड है तो उसका बेटा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इस चीज को इन्होंने कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो प्राइमरी तो लग रहा है कि सही है, लेकिन अल्टीमेटली वो डिफेमेटरी होता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग रेमेडीज के बारे में देखेंगे। तो डिफेमेशन एज ए सिविल रॉन्ग में हमें रेमेडी क्या क्या मिल सकती है? तो इसमें सिर्फ दो रेमेडी। पहला इंजंक्शन, व्यादेश जो है। दूसरा डैमेजेस के डैमेजेस मिल सकते हैं, मॉनेटरी कंपनसेशन हो सकता है हम लोगों के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट जो है डिफेंसेस क्या है? तो डिफेंसेस में हम लोग जस्टिफिकेशन एंड ट्रुथ, यानी अगर हमने कोई स्टेटमेंट बोला है, उससे किसी का डिफेमेशन हुआ है बट वो लॉफुल ग्राउंड्स पे बोला गया, तो ये डिफेंस होगा, मैं डिफेमेशन के लिए लायबल नहीं हूँ। जो चीज़ मैंने बोला है वो ट्रू है, सत्य है, तो उससे भी मैं डिफेमेशन के लिए लायबल नहीं हूँ। नेक्स्ट जो डिफेंस है इसमें वो क्या है? फेयर कमेंट। अगर कोई भी चीज़ है उसके बारे में, जैसे कोई बुक पब्लिश हुई और उस पर मैंने फेयर कमेंट किया है। कमेंट का मतलब इट इज़ स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन, नॉट ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। तो अगर हमने स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन, अपनी राय बताई है, तो ये डिफेमेटरी नहीं हो सकती है। लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मैंने बोला है, मैं तो जैसे कोई बुक पब्लिश हुई तो और मैं कह रहा हूँ कि अरे मैं तो उस राइटर को पहले से ही जानता हूँ, वो चोर आदमी है, वो क्या लिखेगा, ये डिफेमेटरी है। लेकिन अगर उस बुक को पढ़ने के बाद मैं उसके प्रॉस एंड कॉन्स पे अपना ओपिनियन लिखता हूँ, तो फिर वो भले ही उनके अगेंस्ट हो, उनका डिफेमेशन हो रहा हो, वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। तो फेयर कमेंट भी डिफेंस हो गया। तीसरा, जो प्रिविलेज मिला हुआ है, विशेषाधिकार अगर है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है, उनमें भी हम लोगों को डिफेंस मिला हुआ है, वहाँ भी मानहानि नहीं होगी। जैसे अब ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन को दो पार्ट में बांट लेते हैं कि एब्सोल्यूट प्रिविलेज और क्वालिफाइड प्रिविलेज। तो एब्सोल्यूट प्रिविलेज में जैसे देखें कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आर्टिकल 94 एंड सॉरी 105 एंड 194 जो देखेंगे वहाँ पे मिला हुआ है। तो कुछ भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के दौरान कोई स्टेटमेंट बोला जाता है तो वो डिफेमेटरी नहीं होगा। वैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग है, उसके दौरान भी कोई चीज़ बोला जाए तो वो जनरली नहीं होता है। तो ये सब सारी चीज़ें प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन जो है वो भी डिफेंस में आ जाएंगी। लास्ट वन जो है वो अपॉलजी, यानी क्षमा याचना। अगर हमने मान लीजिए कि कोई स्टेटमेंट बोल दिया और रीजनेबल टाइम के बीच में हमने क्षमा याचना कर ली, तो वो भी डिफेंस का काम करेगी। अब हम लोग तीनों मिसलिनियस पॉइंट देखते हैं। पहला जो मिसलिनियस पॉइंट था वो था रोल ऑफ मेंस रिया इन केस ऑफ डिफेमेशन। तो हम लोगों को बहुत स्पष्ट रखना चाहिए कि इन केस ऑफ सिविल डिफेमेशन मेंस रिया इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्थात ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ? चाहे हमने गुड फेथ में बोला हो, चाहे हमने रॉन्गफुल इंटेंशन के साथ बोला हो, सिविल डिफेमेशन बनेगा और लाइबिलिटी आएगी। इस पे केस अगर हम लोग देखें तो दो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक कैसिडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर्स लिमिटेड 1929 का केस है, और दूसरा केस जो है वो मॉरिसन वर्सेस रिची एंड कंपनी। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग केस है, आप लोग देखिएगा बुक्स में इसको। मॉरिसन एंड रिची एंड कंपनी का जो केस है, उस केस में इंटरेस्टिंग बात ये थी कि न्यूज ये छप गई, कहा गया कि वादी के प्लेंटिव के जुड़वा बच्चे हैं, और जबकि प्लेंटिव जो था वो अनमैरिड था। तो ये भूलवश कह दिया गया था, अनइंटेंशनल था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे माना गया कि नहीं, ये डिफेमेटरी। दूसरा
पॉइंट जो इसमें है कि डिफेमेशन ऑफ डेड पर्सन, क्या मृत व्यक्ति की मानहानि हो सकती है? तो इसका जवाब है कि सिविल रॉन्ग यानी टॉर्ट में तो नहीं हो सकती, लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग में जो है यानी 499 में एक डेड बॉडी, मृत व्यक्ति का भी डिफेमेशन हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन था डिफेमेशन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन। तो यहाँ याद रखना है कि इन जनरल डिफेमेशन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन का नहीं होता, ठीक है, किसी समूह की मानहानि नहीं होती। जैसे सारे राजनेता करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, नहीं, मानहानि नहीं हुई। लेकिन यहाँ ये याद बात रखनी है कि अगर वो ग्रुप, एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि अगर वो ग्रुप ऑफ पर्सन इजिली आइडेंटिफाई किए जा सकते हो तो वहां मानहानि हो जाएगी।